हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आप हो चुके हो बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 546 में। इसे पिछला वाला एपिसोड अब तक की बीटीएच की स्टोरी का सबसे इंटेंस एपिसोड कहा जा सकता है। हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से जियान उस हेवली एम्पर को डिफीट करता है। जब हमें चीजें बिल्कुल ऐसी लग रही होती है कि आगे जियान का सर्वाइव करना मुश्किल होगा, तभी एक के बाद एक सरप्राइजेस मिले थे। फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक दो नहीं बल्कि 10 होली फ्लेम्स इकट्ठी हो गई होती हैं, और हमने बिल्कुल लास्ट में जाके स्मॉल होली फ्लेम कल्डन की पावर देखी थी, क्योंकि वो जो हेवली एम्पर का लास्ट डेस्परेट अटैक जिसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती ऑलमोस्ट डेमिगॉड लेवल पे, वो भी कल्डन से टकरा के बड़ी आसानी से बिखर जाती है। और लास्ट में जन का फोकस जाता है स्मॉल कल्डन के ऊपर, जिसमें नक्काशी करी गई होती है इन 5 आइडेंटिकल पैटर्न्स की, जिनमें से 10 होली फ्लेम पैटर्न्स जियान ने कंडेंस किए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि इस चीज का ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की 35 होली फ्लेम से बहुत गहरा कनेक्शन है। चलो हम आगे की स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली में हेवली एम्पर ने जो लास्ट अटैक लॉन्च किया था, वो गोल्डन बीम इतनी भयानक होती है कि उसने पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हमारा फोकस इमोर्टल वर्ल्ड के एंट्रेंस पे जाता है, जो बन चुकी होती इविल डीमन का बेस। यहाँ वाइट किंग लेवल के नीचे के सारे क्रीचर्स मौजूद होते हैं। हालांकि इंडिविजुअली बहुत पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके नंबर लाखों में थे। अगर एक पूरा युद्ध छिड़ा, इमोर्टल वर्ल्ड के बचे हुए एक्सपर्ट्स इनके अगेंस्ट बस कुछ ही समय के लिए स्ट्रगल कर पाएंगे। लेकिन यही वो इंस्टेंट होता है जब वो ग्रेट हेवली फॉर्मेशन जिसने इमोर्टल वर्ल्ड को बाकी के रियम से आइसोलेट किया था, वो बूम जुइंग के साउंड साथ अचानक से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये दोनों हिस्से एकदम फ्लॉलेस क्रिस्टल जैसे लगते हैं, और इसका कारण था वो पीछे जाने वाली एंशिएंट डिवाइन बीम। इस रोशनी के संपर्क में जो भी क्रीचर आता है या इसका विरोध करने की कोशिश करता है, वो तुरंत ही सूरज के सामने बर्फ की तरह पिघल जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई नामो निशान, बॉडी और सोल पूरी तरह से इरेज हो जाती हैं। इस इविल डीमन अबिस में पैनिक फैल गया था। वो इविल बींग्स चिल्लाते हैं, लॉर्ड लॉर्ड ये बुरी खबर है। लेडी याओची पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को इकट्ठा करके हमसे टकराने के लिए आ चुकी है, और वो बहुत एग्रेसिवली एडवांस कर रहे हैं। हमारी अभी की स्ट्रेंथ इन्हें रोक नहीं सकती। वो हिडन हेवन इविल फॉर्मेशन, उसे भी एक गोल्डन बीम ने 2 हिस्सों में काट दिया है। हमारे ऊपर बाहर के हजारों और लॉक हो चुके हैं। अभी फॉरेन इविल ट्राइब की ऑस में चली गई होती हैं। इनके रेड किंग्स मर गए और हाफ इविल गॉड्स ये भी खत्म हो गए। बेसिकली टॉप कॉम्बैट पावर अब थी नहीं, तो बची हुई आर्मी बस अपनी मौत का इंतजार कर सकती थी। इविल सोल्जर व्हाइट किंग लेवल के बीइंग से रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके शब्द ही खत्म नहीं हो पाते हैं तब तक लेडी याओची की आर्मी इनके सामने अपीयर हो जाती है, और लॉन्च होती है एक के बाद एक भयानक अटैक। दोनों ही साइड्स एक दूसरे से कोलाइड होती हैं। वो क्लंच क्लंच बूम बूम के साउंड्स गूंजती हैं, बट लेडी याओची और इमोर्टल वर्ल्ड के एलिट्स के सामने बिना सुप्रीम लीडर्स की इविल आर्मी बड़ी आसानी से क्रश होने लगी थी। इनकी हार बस मैटर ऑफ टाइम की बात होती है। सीधे हमारा उस बिखरे हुए थंडर वर्ल्ड के अंदर जाता है। इस मोमेंट में जियान के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे, लेकिन फ्लेम अभी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके जस्ट अपोजिट हेवली एम्पर की बॉडी ये पीस बाय पीस ढहने लगती है। इवन उसकी सोल भी ट्रांसलूसेंट होने लगी थी। गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की वो स्ट्राइक, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ऑफ कोर्स जब तक एंजल्स इंटरवीन नहीं करती। कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हेवली एम्पर की लास्ट स्ट्राइक बिल्कुल हल्की थी। अगर वो बर्निंग जजमेंट कल्डन और 7 रियम डिवाइन आर्टिफैक्ट की जियान के पास प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वो डेमिगॉड लेवल की स्ट्राइक इन्हें अनाइलेट कर डालती। एक ऐसी टेक्निक जो कि गॉड लेवल को टच करके चली गई हो, उससे वो टॉप इमोर्टल आर्ट्स भी कंपेयर नहीं करी जा सकती हैं। और हेवली एम्पर जिसने उस अटैक का यूज किया था, लेकिन तब भी वो जियान को मिटा नहीं पाया, बल्कि गॉड एक्सक्यूशन रूलर ने उसे पूरी तरह से डिवावर कर लिया है। वो धारता है, नहीं मैं मर नहीं सकता। इसी मोमेंट में बैक्स्टर ड्रैगन किंग धारते हैं डाई। उनका वो बहुत बड़े पहाड़ जैसा शरीर बिल्कुल किसी मीटियोर की तरह बढ़ जाता है उस हेवली एम्पर की तरफ। वो हेवली एम्पर जो कि मरने की बिल्कुल कगार पे आ चुका था, वो ब्रूटली स्मैश होता है। जियान और बाकियों के पीछे एक डायमेंशनल क्रैक बन चुका था। अब इमोर्टल वर्ल्ड एक हिस्से में नहीं है। इवन इमोर्टल वर्ल्ड के तीनों हेवंस ये भी अब इंटैक्ट नहीं किए जा सकते। ये दुनिया टूट चुकी थी। अब तक किसकी ग्लोरी कहीं दिखाई नहीं देती, बस वो बचे हुए एलिट्स और लेडी याओची रह जाती है। हेवली एम्पर के हाथ से टाइची हेवली सोर्ड छूटती है, और अपने सर को पकड़ के बोलता है, नहीं मैं हार नहीं सकता। उसके चेहरे पे पहली बार असली टेरर दिखाई दिया था। इवन उस जैसे सुप्रीम बीइंग्स भी मौत से डरते हैं। तो चाहे रेपुटेशन हो या फिर पावर, किसी का कोई मतलब नहीं होता, बस रह जाता है सर्वाइवल। लेकिन बैक्स्टर ड्रैगन किंग बिल्कुल डिवाइन रेट्रिब्यूशन की तरह नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पाप धोए नहीं आ सकते, इसलिए फॉल। हेवली एम्पर का खतरा किसी इविल गॉड से कम नहीं था, और वो उसे बच के जाने नहीं दे सकता है। वो ड्रेगोनिक पंजा छी की आवाज का स्वाइप होता है। हेवली एम्पर की बची हुई पावर ये फाइनली रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जो इस
इमोर्टल वर्ल्ड में फैल गए थे। ये इमोर्टल वर्ल्ड पे हजारों साल तक राज करने वाला बीइंग अभी मिट चुका होता है। जब लोग बार बार कंफर्म कर लेते हैं कि उसकी बॉडी और सोल सच में इरेज हो चुकी है, ये फाइनली गहरी सांस छोड़ के बोलते हैं इट्स ओवर। हमारा ध्यान ड्रैगन किंग वैक्सिया की तरफ जाता है, जिनके शरीर से कुछ नीले रंग की रिपल्स बनती हैं। ये पानी जैसी वेव्स जियान की बॉडी को हील करने लगी थी। वो कहते हैं लिटिल फेलो, तुम सच में बहुत लकी हो। ऐसे चांचिन भी स्माइल के साथ बोलती है चलो आराम करते हैं, फिर हम वाटर स्पिरिट और को लेंगे। हम तब तक इसे सेव करने के लिए जियान को दे देते हैं। जब कोई ऑब्जेक्शंस हैं, उसके हाथ के एक इशारे पे वो जेड बॉक्स शैटर हो गया था। ये देख के तीनों वुमन एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करती हैं। वहीं पे शाओई ही करके कहता है वाटर स्पिरिट ऑफ एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो सील प्लेस करी गई है उसमें मून गॉड पैलेस मास्टर, फ्लावर गॉड पैलेस मास्टर और लेडी याओची के कंबाइंड एफर्ट्स थे, इसलिए बिना स्पेशल मेथड के खोली नहीं आ सकती। इवन हेवली एम्पर भी इसका कुछ नहीं कर सकता था। यही कारण था कि इसे दिखाने से ही उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अभी जूनर और येनिन जियान को सपोर्ट कर रहे थे। दोनों की आंखें चिंता से भरी होती हैं। जियान भी धीरे से अपनी पलकों को बंद करके बोलता है आई एम फाइन। वो अंदर से गर्माहट महसूस कर रहा था। इस बार ऑलमोस्ट उसकी जान चली गई होती, लेकिन ऑफ कोर्स उसे इसके फायदे भी मिले। वो अपनी डेविलिश पावर को पूरी तरह से मास्टर कर पाया और हासिल कर पाया एक और होली फ्लेम को। या करेक्शन ये है कि होली फ्लेम 3 नंबर की नहीं बल्कि 36 रैंक की है। अब उसके पास 1 2 नहीं बल्कि 6 होली फ्लेम्स होती हैं, और इसे अगर उसके बाकी के मेथड से कंबाइन किया जाए तो उसकी ग्रोथ सच में टेरिफाइंग कही जाएगी। ये इमोर्टल वर्ल्ड की उसकी जर्नी सच में वर्थ इट थी। हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये वो समय होता है जब ऊपर के स्पेस में से कुछ बस की आवाज सुनाई देती है। लेडी याओची और बाकी के इमोर्टल वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे पहुंचते हैं। वो जियान से कहते हैं जियान क्या तुम ठीक हो? फिर बाकियों से भी हालात पूछे जाते हैं। याओलिंग कहती है टीचर मैं ठीक हूँ और हम जीत गए। वो लेडी याओची के गले लग जाती है। वो जानती थी कि अगर उसके कंपेनियंस नहीं होते तो आज का इमोर्टल वर्ल्ड सच में कोलैप्स हो चुका होता। हालांकि 2 हिस्सों में तो बट ही गया है। लेडी याओची उस फैलती हुई अबिस को देखती हैं और वो रह गए डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म्स। उस युद्ध के बाद बचने वाली फ्लक्चुएशंस भी इतनी भयानक होती हैं कि वो उन्हें भी हिला के रख देती हैं। आखिर इन बच्चों ने कैसे टेरिफाइंग एनिमीज का सामना किया? तभी प्रिंसेस चांची ने याद दिलाती है किसी इंपॉर्टेंट चीज का। वो कहती है टाइची हेवली एम्पर सोर्ड को भूलो मत। इस नाम को सुनकर सब एक दिशा की तरफ मुड़े थे। अभी वर्ल्ड के अंदर चुपचाप से एक गोल्डन डिवाइन सोर्ड प्रोड कर रही होती है और उसके बाद धाड़ रहे होते हैं ड्रैगन और फीनिक्स। हेवली एम्पर के खत्म हो जाने के बाद ये सोर्ड ऑनरलेस हो चुकी थी। इसमें से हल्के से हमिंग साउंड्स निकलते हैं जैसे अपने डेस्टिनेड मास्टर का इंतजार कर रही हो। जैन अपनी जगह पे बैठ के चुपचाप से बैकशाइड ड्रैगन किंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहता है जैसे उसकी बॉडी नरिश हो सके। वहीं पे याओलिंग, यूरो, येनियन और जूनर ये टाइची हेवली एम्पर सोर्ड की तरफ जाते हैं। एक इस लेवल की डिवाइन सोर्ड के पास पहले से ही बेसिक लेवल की यानी कि रूडिमेंट्री अवेयरनेस होती है। ऑल्दो इसे ट्रू आर्टिफैक्ट स्प्रेड नहीं कहा जा सकता था, लेकिन तब भी इसे अपना बनाना इसके लिए सोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है, क्योंकि अगर ये अपनी बिल्डर को रिजेक्ट कर देती है तो हर बार इसे इस्तेमाल करने पे जो डिवाइन प्रेशर का बैकलैश होगा वो एक जेन्युइन 60 और इनकनेशन एक्सपर्ट के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सराउंडिंग इमोर्टल वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं बट कोई भी कुछ बोलता नहीं है। ये अच्छे से जानते थे बिना इन सभी नौजवानों के इमोर्टल वर्ल्ड में कुछ नहीं रह जाता, इसलिए सोर्ड के लिए कम्पीट करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। चारों वुमन इसके पास जाने के लिए क्वालिफाइड होती हैं। ये घेर लेती है उस डिवाइन वेपन को और आंखें इंटेंस फोकस से भरी हुई थी। जूनर कहती है तो इमोर्टल वर्ल्ड की 10 ग्रेड आर्टिफैक्ट्स में से नंबर 2 टाइची हेवली एम्पर सोर्ड है। एक पल के बाद 4 में से 3 के चेहरों पे स्माइल आती है। जूनर से हिला के बोलती मेरे पास ऑलरेडी एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसलिए मैं कदम पीछे लेती हूँ। वहीं पे यूरू कहती है मेरे पास है मून गॉड सोर्ड और याओलिंग बोलती है मेरे पास है याओची ऑर्डर। लालच का मतलब ये नहीं है कि हर चीज बचाई जा सकती हो। बेसिकली इनके शब्द येनिन को आगे पुश कर रहे थे। येनिन अपनी होठों को बाइट करती है, चेहरे पे दिखाई देती है हिचकिचाहट, लेकिन जूनर उसके पास में जाके कान में बोलती है सिस्टर येनिन इसे ट्राई करो वरना। इसके बाद आगे उसने क्या बोला कोई नहीं सुन पाया, बट येनिन की अनकॉन्शियस नजरें जाती है जियान के ऊपर और फिर इन नजरों में एक डिटर्मिनेशन आ जाती है। उसके टीचर की इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर गॉड की पावर ऑलरेडी उसके पास थी और इस सोर्ड को हासिल करने के बाद वो सच में जियान के साइड में खड़ी हो सकती है। वो उसकी इक्वल एलाई बन सकती है। बढ़ता एक कदम फिर हथेली उस तलवार के संपर्क में आई थी। इस दुनिया में गूंजता एक वेंग का साउंड। ये वर्ल्ड डिस्टॉर्ट हो गया था और स्पेस ऑलरेडी ट्रेम्बल होता है। न जाने कहां से नीचे आती ओवरवेलिंग स्पेशल फोर्स। वो टाइची हेवली एम्पर सोर्ड वॉलेंटली वाइब्रेट हुई थी, फिर जैसे कोई मैसिव स्पेशल पावर इसे अपनी तरफ खींच रही हो। इस तलवार के रेडिएशन को देख के जूनर बॉय से कोड के बोलते ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर। इससे पहले ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के एनवॉइस ने जियान को एंडलेस फाइट डायरेक्टरी बुलाने की कोशिश की होती
होती है। साथ में जियान का ह्यूमन वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। इससे भी जरूरी बात होती है कि जो भी न्यू कमर है उसकी स्टैंड सच में टेरिफाइंग है। लेडी याओची की नजरें भी उस ग्रे रोड मैन की तरफ जाती हैं। वो भौं से गोड़ के बोलती हैं फिफ्थ रीइंकार्नेशन। उनके लिए बस एक फिफ्थ रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट डरावना नहीं होता, बल्कि जैसे उन्हें डर था वो था ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर। क्योंकि उस पावर के सामने इवन इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की ताकतें भी तो हाथी के सामने चींटी ऐसी होंगी। वो बंदा हल्की स्माइल के साथ बोलता है आर्टिफैक्ट उसे बिलोंग करता है जो डेस्टिन्ड है। रिलीज करता है एक खास पावर को जिसे टाइजी हेवली एम्पर सोर्ड एफर्टलेसली सील हो जाती है। उसकी इंटेंशन बिल्कुल ऑब्वियस थी। जूनर जिसके एक्सप्रेशन टेंस हो चुके होते हैं वो धीरे से बोलती है विड्रॉ। वो जानती थी अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इमोर्टल वर्ल्ड तो वैसे भी वॉर से निकला हुआ है, ये इस कैटास्ट्रॉफी को सह नहीं पाएंगे। और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सबसे पीक अथॉरिटी होती है। इसका विरोध करने की बस कुछ ही रियम्स की हिम्मत थी। वहीं पे इस बंदे को देख के जियान के सीने में राइज होता है एक बैटल इंटेंट। वर्ल्ड की आवाज में गुर्रा के बोलता है दिस बेस्टर्ड्स, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। ये इमोर्टल वर्ल्ड अभी डेवास्टेशन से जो सर्वाइव किया है उन्हें फिर से एक और युद्ध में खींचना ये बचे रहेगी दुनिया को तबाह करने जैसा होगा। अपनी रिकवर होती बॉडी को फील करके जियान हंस के बोलता है लाइफ एंड डेथ विदाउट चॉइस। हाँ, लेकिन बगल में खड़े ब्लैकशॉट ड्रैगन किंग के चेहरे पे एक अजीब स्माइल थी। उससे बोलते हैं लिटिल फेलो चिंता मत करो, क्योंकि अब इसमें उन्हें फील होते हैं कुछ हल्के से ग्रीन फिगर्स और मिस्टीरियस प्रेजेंसेस जिनकी स्ट्रेंथ के सामने वो भी कुछ नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से आने वाले एक्सपर्ट का नाम होता है युआन चियान। ये सबसे पहले बोलता है इमोर्टल वर्ल्ड के एल्डर से। वो कहता है लेडी याओची और एल्केमी टेंपल के सेकंड एल्डर, मैं ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का एनवॉय युआन चियान हूँ। मैं रियल लॉर्ड के ऑर्डर पे यहाँ पे उस कातिल को अरेस्ट करने आया हूँ जिसने इंसानी दुनिया के एक्सपर्ट्स की जान ली, और वो है जियान। आप जानते हो कि हमारा ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर कैसे चीजों को हैंडल करता है। इसकी बात को सुन के आसपास के एक्सपर्ट्स की आंखों में फ्यूरी राइज होती है। याओलिंग कहती है टीचर, तो कोई बोलता है और लेडी। वहीं भी इमोर्टल टेंपल के लोग कहते हैं सेकंड एल्डर। ये सब जानते थे कि जियान इमोर्टल वर्ल्ड का सेवियर है। अगर वो उसे हैंड ओवर कर देते हैं तो इमोर्टल वर्ल्ड ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को चेहरा कैसे दिखा पाएगा। लेडी याओची कदम बढ़ा के बोलती है युआन चियान, मिस्टर जियान हमारे रियम के सेवियर हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्मियों को डिस्ट्रॉय करके हमारे इमोर्टल वर्ल्ड को बचाया। अगर तुम उन्हें टच करते हो तो तुम हमारे पूरे इमोर्टल रियम के दुश्मन बन जाओगे। हम भले अभी सबसे कमजोर स्थिति में हो, लेकिन तब भी अपने सेवियर को अवेंडन नहीं करेंगे। लेकिन युआन चियान तब भी इंडिफरेंट रहता है। वो एक गोल्डन टोकन को निकालता है और कहता है ये है रियम लॉर्ड का ऑर्डर, मैं बस उनकी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब इस ऑर्डर को लोगों ने देखा था चेहरों पे शॉक फैल जाते हैं। लोग मुंह ढके कहते हैं रियम लॉर्ड ऑर्डर। ह्यूमन वर्ल्ड लॉर्ड एक ऐसा एग्जिस्टेंस था जो इवन इविल रेड के हेरेटिक गॉड्स को भी सप्रेस कर सकता है। उसे अगर हेवली एम्पर को कंपेयर किया जाए तो वो बस एक छोटा सा चूहा होगा। युआन चियान कोल्ड आवाज में बोलता है अगर इमोर्टल वर्ल्ड के सीनियर्स आप तब भी दखलअंदाजी करना चाहते हो तो मैं उन ट्रायर्स का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे यहाँ पे आने से पहले दिए गए हैं। उसकी नजरें जियान और जुनर के ऊपर टिक जाती हैं। ये उसके ट्रू टारगेट्स थे। इमोर्टल वर्ल्ड के लोग गुर्रा के फिर से बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सीरियसली इंजर्ड जियान हल्की स्माइल के साथ कदम बढ़ा के बोलता है सीनियर्स थैंक यू। जुनर, शाओई, प्रिंसेस चान चिन और बाकी के लोग तुरंत उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये बोलते हैं बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, जियान। वो युआन चियान ये देखे हा करके बोलता है तुम चारों के घायल शरीर, क्या तुम इनके साथ मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं चुपचाप चले आना चाहिए। जैसे ही हमारे रियम लॉर्ड चीजों को क्लियर करेंगे तो मैं नेचुरली रिलीज कर दिया जाएगा। वो स्पेशल पावर को फैला के इन चारों को बांधने की कोशिश करता है। इस मंजर को देख के इमोर्टल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स की आंखें लाल हो जाती हैं। इमोशंस वॉलेंट होते हैं। लेडी याओची भी अपनी आंखें बंद करके भरती हैं गहरी सांस। फिर उनकी थंडर जैसी आवाज गूंजी थी। वो ऑर्डर देती है इमोर्टल वर्ल्ड के वॉरियर्स मेरी कमांड को फॉलो करो, आज हम इसे खत्म कर देंगे। एल्डर याओची के बगल में खड़े बाकी के लोग भी आगे बढ़े थे। पेस थ्रम 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 की आवाज के साथ कांपने लगता है। रिलीज होता है वो ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट। ये पूरा अभी ऐसे ट्रेम्बल हुआ था जैसे इमोर्टल वर्ल्ड में वॉर फिर से शुरू होने वाला हो। वो बैंग 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 की आवाज से रिलीज होने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस को फील करके जो कि युआन चियान के अटैक को तुरंत ही शैटर कर देती हैं। जियान तुरंत ही बीच में आके बोलते सीनियर रुकिए आप। अगर इमोर्टल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को चुनौती दे दी तो इसका मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अब इसमें गूंजती हैं एक्सपर्ट्स की दिल से आवाजें। ये कहते हैं चिंता मत करो लॉर्ड जियान, आप हमारे इमोर्टल वर्ल्ड के सेवियर हो। हमारे होते हुए तुम्हें कैसे ले जा सकता है? और अगर इससे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर गुस्सा हो जाता है तो भले ही हमारा इमोर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये शायद बाकियों के लिए तो रूह कपाने वाले होते हैं, बट जब पहुंचते हैं जियान के कानों में उसे एक अलग ही गर्माहट महसूस होती है। येनिन भी जियान के साइड में आके बोलती है तो ये वो लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने आप को डेंजर में डाला। लगता है हमारी चॉइस गलत नहीं थी। अभी ध्यान से देखा है तो जियान को देख रही है उसकी
उसकी आंखों में एक हल्की सी सैडनेस थी, जैसे नजरों में रिलीफ और दर्द दोनों छिपे हों। वो साय करके बोलती है, तुम अगली बार कुछ इतना डेंजरस मत करना। अपनी दोनों साइड में खड़ी जूनर और येनिन को देख के जान को अचानक से ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ये तूफान से पहले की शांति थी या इनके बीच में प्राइवेट मैटर्स पहले ही सेटल हो चुके हैं। लगता है जूनर ने उसके विचारों को अच्छे से पढ़ लिया था। वो अपनी कमर पे दोनों हाथ रखते हुए मुंह फुला के बोलती, हम मैं भले आपसे हर चीज में एग्री न करती हूँ, लेकिन मैं इतनी नैरो माइंडेड भी नहीं हूँ। रिलीफ के साथ बोलता है, सबसे बड़ी पत्नी सच में सुप्रीम है। तो उसके दिल से वो भारी पत्थर हटता है। जूनर कहती है, लेकिन ये आखिरी बार है, अगर कोई और आया तो ब्रदर जियान आप बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। जियान तुरंत ही समझ जाता है कि इस लड़की के सहने की आखिरी लिमिट है। अगर फिर से कुछ हुआ तो शायद ये खुद ही उसके ऊपर हमला कर देगी। अभी आसमानी युआन चान इमोर्टल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के प्रेशर में दबा हुआ था। उसका ऑरा वायलेंटली उठता है। वो गुड़ गुड़ करके बोलता है, क्या इमोर्टल वर्ल्ड है, वाह, तुम हमारे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हो, तुमने मुझे ये करने में फोर्स कर दिया। ये कहते हुए एक सिल्वर व्हाइट स्क्रोल को निकालता है। इसकी सरफेस ढकी होती एंशिएंट रून से और इसमें से रेडिएट होने वाली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस ये सब के एक्सप्रेशंस को बदल के रख देती हैं, क्योंकि ये था टॉप टियर इमोर्टल आर्ट स्क्रोल। ऐसे स्क्रोल में कई एक्सपर्ट्स की कंबाइंड पावर छिपी होती है। अगर भले इनका सामना करने वाले बहुत सारे लोग हों, तब भी वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स हॉरिफाइंग होगी। वो स्क्रोल रिफ की आवाज के साथ खुला था। फैलती हुए एंशिएंट फ्लक्चुएशंस जैसे कोई कैटास्ट्रॉफी आने वाली हो। ये अबिस ट्रेम्बल होता है। ये देखे लेडी अफची चिल्ला के बोलती है, डिफेंस फॉर्मेशंस। हाउएवर इसी इंस्टेंट में पूरी हेवन अर्थ ऐसा लगता है इसका समय बहना बंद हो गया हो। फिर कानों में एक लंबी रोर की आवाज गूंजी थी। एक साउंड हा 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 करके बोलता है, आखिर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर की चींटियों के पास शाओकन के डिसेंडेंट्स को बुली करने की हिम्मत कहां से आ गई। अब इसको फायर के एक हरे रंग की बीम निकली थी, बस एक उंगली, और इसे संपर्क में आते हुए इमोर्टल आर्ट तुरंत ही वैनिश हो जाती है। बस पीछे रह जाती है पफ की साउंड। लोग इससे पहले रिएक्ट कर पाते हैं। वो ग्रीन डिमोनिक फिंगर एक बार फिर से आगे बढ़ती है। युआन चान के सीने में हो जाता है एक ब्लडी होल। उसके पूरे शरीर में दर्द फैलता है और माथे की नसें फूल जाती हैं। चेहरा बिल्कुल चमगादड़ की तरह हो गया था। वो गुर्राता है, कौन है, अपने आप को शो करो, तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को अपोज करने की हिम्मत हुई। तभी आसमान में थ्रम के साउंड के साथ वो ग्रीन डिमोनिक ऑरा राइज हुआ था। फिर वो कोलैप्स होने वाला अभी चुपचाप से रुक जाता है, जैसे दो डिमोनिक पंजों ने स्पेस और टाइम के धागों को खींच लिया हो। हम प्रकट होते हुए देखते हैं एक हैंडसम से फिगर को, जैसे एमरल्ड ग्रीन ऑरेंज टका था, बिल्कुल सुप्रीम डीमन सॉर्बन की तरह। इसकी त्वचा से निकल रही होती है वो हरे रंग की रोशनी, और मौजूदगी ऐसी होती है जिसके एक शब्द पे दुनिया की जिंदगी और मौतें डिसाइड हो जाए। इस फिगर को देखे पहली बार युएनचिन ट्रेम्बल हो गया था। वो कहता है, डीमन एम्परर। हालांकि अपीयर होने वाला फिगर बहुत टेरिफाइंग ऑरे को लेके नहीं आया था, लेकिन इसे डिवाइन लॉ की पावर ने ढक रखा था। और तो और ये बीइंग पोजेस करता है इमोर्टलिटी के सीक्रेट को, की वजह से इवन ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर भी इसे डील करने में बहुत स्ट्रगल करता है। युएनचिन तभी गुर्राता है, तुमने मेरे ऊपर बिना परमिशन के हमला किया, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में वॉर शुरू करना चाहते हो? डीमन एम्पर स्माइल करके बोलते हैं, रियम्स के बीच का वॉर? हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो डीमन वर्ल्ड का सेंटर अपने कदमों को नहीं खींचेगा। फिर उन्होंने भी अपनी हथेली उठाई थी, जिसके ऊपर हम अपीयर होते हुए देखते हैं डोमिनरिंग ग्रीन टैबलेट को। ये चीज इतनी खतरनाक थी जिसे देख के युआन चान की आंखें ऐसे श्रिंक होती हैं जैसे कोई डीमन एम्पर को देखने के बाद भी नहीं हुई थी। वो कदम पीछे लेके बोलते हैं, वर्ल्ड लॉर्ड का ऑर्डर। डीमन एम्पर कहते हैं, मैं डीमन वर्ल्ड सेंटर का डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड हूँ और शाओकलन है मेरे प्रोटेक्शन में। अगर उसके एक बाल का भी बांका हुआ तो तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। ये बोल के अपने हाथ को कैजुअली वेव करते हैं। युआन चान के आसपास का स्पेस बज की साउंड साथ कोलैप्स हो गया था। इसके साथ डिसइंटीग्रेट होती उसकी बॉडी, पीछे बस एक रोशनी का छोटा सा धागा रह जाता है। ये उसकी भागने वाली रेमिनेंट ओरियन थी। बस एक स्ट्राइक और एक फिफ्थ रिइंकार्नेशन रियम का एक्सपर्ट ऐसी सिचुएशन में आ चुका है। डीमन एम का आवाज में कहते हैं, जाओ मेरे मैसेज को डिलीवर करो। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के घुसपैठ करने के बाद भी हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो डीमन वर्ल्ड सेंटर पर्सनली ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर आएगा। तुम भले ही पावरफुल हो, लेकिन हम भी डरते नहीं है। उनके शब्द में कोई गुस्सा, कोई एफर्ट नहीं होता, बल्कि होती एब्सोल्यूट अथॉरिटी। वो युआन चान जिसकी बस रेमिनेंट स्पिरिट रह गई होती है, वो पहले से ही दहशत में था, इसलिए वो तुरंत ही सर झुका के बोलता है, हाँ समझ गया, और यहाँ से भाग लेता है। ये अपीयर होने वाला बीइंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे डीमन ऑफ डार्कनेस हो या फिर खुद हेवली एम्परर। ये डीमन एम्पर के सामने बच्चे थे। इसके गायब होने के बाद डीमन एम्पर जियान के बगल में अपीयर होते हैं। उसे ध्यान से स्टडी करके बोलते हैं, तुम्हारी ग्रोथ रेट सच में इम्प्रेसिव है। जियान भी ऑकवर्डली रिप्लाई करते हैं, हाँ। साइड में खड़े इस बीइंग की बॉडी से निकलने वाली वो सिंपल लेकिन ओवरवेलिंग डिमोनिक फ्लक्चुएशंस ये उन काउंटलेस एक्सपर्ट्स को सच झुकाने
आने पर मजबूर कर देती हैं। इनके सामने जियान और याओची जैसे फिगर ही खड़े रह पाते हैं। फिर इस खामोश अविस में जियान की स्थिर आवाज गूंजती है। वो हाथ कब करके बोलता है, सीनियर डीमन एम्परर, हमें मिले लंबा समय हो गया। नहीं, डीमन एम्पर हंस के बोलते हैं, तुम लड़के, बस तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बहुत तेजी से नहीं बढ़ी है, बल्कि अब मैं तुम्हारे अंदर शाओक्लैन की उस इमोर्टल बियरिंग को भी महसूस कर रहा हूँ। उनकी आवाज में इनविजिबल फ्लक्चुएशन छिपी हुई थी। ये इंपीरियल अथॉरिटी सबको चुपचाप से सुनने पे मजबूर कर देती है। न चाहते हुए भी उनसे लीक होने वाला ऑरा ओवरवेलमिंग था। वो कैजुअली जियान के कंधे पे पंच करके की खुलेआम तारीफ करते हैं। जियान ही करके बोलते हैं, सीनियर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हाउएवर जिस मोमेंट में हेवली एम्पर ने जियान के कंधे को छुआ था, एक अजीब सी एनर्जी चुपचाप से जियान की बॉडी में जाती है। ये ऑरा बहुत ऑब्सक्योर था। हम करीब 10 मिनट के बाद के सीन को देखते हैं जब डीमन एम्पर हंस के बोलती है, मैं चलता हूँ, अभी कुछ और ट्रबलसम मैटर्स को हैंडल करना है, लेकिन जब अगली बार मिलेंगे तो हो सकता है वो ऑलरेडी अगला वर्ल्ड वॉर हो। इन शब्दों पे खत्म होती डीमन एम्पर का फिगर वर्ल्ड में वैनिश हो जाता है। उनके आने जाने की पावर समझ के बाहर थी। जियान चुपचाप से देखता रहता है। वो मन ही मन में सोचता है, क्योंकि सीनियर डीमन एम्परर डीमन वर्ल्ड के सेंटर के डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड बन चुके हैं, तो परहैप्स मैं कोई समय के बाद कैलिन को यहाँ पे ला सकता हूँ, जैसे उसकी स्काई सोलिंग पाइथन की ब्लडलाइन के इशू को सॉल्व किया जा सके। जियान डीमन एम्पर के लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट फील करता था, चाहे उनका कैरेक्टर या फिर स्ट्रेंथ, ये दोनों के लिए होता है। कि जैसे डीमन एम्पर गए थे, वो शैटर्ड अविस फिर से वॉलेंट होने लगता है। लेडी याओची जियान को कदम पीछे लेने के लिए बोलती है। उन्हें स्पेशल फिशर्स को दोबारा नॉर्मल करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। ये भले ही पूरी तरीके से रिपेयर नहीं किया जा सके, लेकिन तब भी उन डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशंस को दूर करना होगा, वरना ऐसा मैसिव क्रैक खुलेगा जो बाहर से बहुत सारी डेंजरस फोर्सेस को बुला सकता है। क्योंकि युआन चुआन की बैंड बजा दी गई होती है, ऐसी हेवली एम्पर सोड आ जाती है येनिन के हाथ में। इसका ऑरा उसकी इनहेरिटेंस से रेजोनेट कर रहा था। वो फिर कई एक्सपर्ट के साथ इल्यूजन में चली जाती है। वॉर के बाद आते हैं फायदे। चाहे वाटर स्पिरिट ऑर्ब की बात हो, वो लेडी याओची और बाकी दोनों कीज को इकट्ठा कर चुका था। जियान को इसलिए कोई अर्जेंसी नहीं होती, बल्कि आगे के डिस्कशन के बाद इमोर्टल वर्ल्ड वाटर स्पिरिट ऑर्ब को जियान को सौंप देता है, जिससे इसे सेफ रखा जा सके। ये चीज को ज्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। इसे संभालने वालों के पास प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ दोनों ही होनी चाहिए, और आज का जियान इसका सबसे सूटेबल कैंडिडेट था। और उसके हाथ में वाटर और फायर दोनों स्पिरिट और आ चुके होते हैं, लेकिन तब भी उनकी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये चीजें हथियार कम चाबियां ज्यादा लगती हैं, जो बनी थी उस लेजेंडरी पैराडाइज लॉस्ट को खोलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हेवली एम्पर कुछ ज्यादा ही जल्दी मर गया, वरना अर्थ स्पिरिट ऑर्ब के बारे में जैनो से जानकारी हासिल कर सकता था। इमोर्टल वर्ल्ड में होने वाले नुकसान कुछ ज्यादा ही बड़े थे। अब सेंटर में रह गए होते हैं बस 2 पीक एक्सपर्ट्स। इस दुनिया की फुल रिकवरी में कई सालें लगेंगी। अच्छी बात है कि जब जियान की टोली सिक्लूजन में गई थी, इमोर्टल वर्ल्ड जोरों शोरों से रिवर्ल्ड होना शुरू हो जाता है। पीछे रह गए खतरों को साफ किया जा रहा था और रिस्टोर किया जा रहा था ऑर्डर को। बाहर से ऐसा लगता है कि नुकसानों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो सच में समझते हैं कि चीजें कैसी हैं, वो जानते थे कि इमोर्टल वर्ल्ड की कोर पावर अब वाइप आउट हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग ब्लो था। हम सीन को ले जाते हैं जियान की तरफ। इस मोमेंट में उसके हाथ में जो चीज थी, उससे खतरनाक मेडिसिन स्ट्रेंथ बहरी होती है। एक आवाज कहती ही लड़के, ये तेरे 9th रैंक सेंट एल्केमिस्ट में एडवांस करने की चाबी है। और एक कहने वाला और कोई नहीं बल्कि वेक्चर ड्रैगन किंग थे, जो एक हरे रंग की रोशनी को जियान की तरफ फेंकते हैं। वो बताते हैं कि एल्केमी हॉल के उन ओल्ड फेलोस ने कहा है कि क्योस की वजह से तुम्हारा रिवॉर्ड टेम्परेरी लिमिटेड है, लेकिन तुम अब एल्केमी हॉल के 3rd एल्डर हो। फ्यूचर में तुम्हें जो भी हर्ब या फॉर्मूला चाहिए हो, तुम उसे फ्रीली ले सकते हो। ये अभी याओची वंडरलैंड की हेवली लेक में कल्टिवेट कर रहे होते हैं, वो जगह जो कि कल्टिवेशन के लिए एक्सट्रीमली सूटेबल थी। वेक्चर ड्रैगन किंग बोलते हैं, एल्केमी हॉल तुम्हारे लिए अपना सपोर्ट दिखा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए तुम्हारी विकी कॉम्बैट और एल्केमी स्ट्रेंथ को देखते हुए। ये भी जानते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। ऑफ कोर्स इन बातों को जियान भी समझता था। ड्रैगन किंग वेक्शिया कहते हैं क्योंकि चीजें सेटल हो गई हैं, चलो मैं तुम्हारी वाटर एट्रीब्यूट को अवेकन करने में मदद करता हूँ, जिसे तुम मेरी बॉडी को रिकवर करने की रीपेमेंट कह सकते हो। पल्किन जब काके बोलता है, इतने जनरस, लेकिन जो लोअर बॉडी मैंने यूज की है उसमें कई क्रैक्स थे। सीनियर, क्या उसमें कोई परेशानी नहीं होगी? वेक्शिया ड्रैगन किंग स्नॉट करके बोलते हैं, हम लगता है तुम अभी नम्रता जानते हो। वेल, ये मेरी कंपेनियन बॉडी है, मेरी पावर की नरिशमेंट के साथ ये जल्दी रिकवर हो जाएगी। जियान कहता है तो ओ ऐसी बात है। सच्चाई ये थी कि बस मेडिसिन टेम्पल ही नहीं बल्कि वेक्शिया ड्रैगन किंग को भी जियान का एनॉर्मस पोटेंशियल दिखाई दे रहा था, खासकर उसकी बॉडी से गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑरे की ट्रेसेस को फील करके, और जैसा एटीट्यूड डीमन एम्पर ने जियान को शो किया है। हालांकि जियान की वाटर एफिनिटी को जगाने में ड्रैगन किंग वेक्शिया को अपनी कुछ ओरिजिन पावर खोनी होगी, बट लॉन्ग टर्म में इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एंशिएंट शाओक्लैन के भी साइड डिसेंडेंट्स को भी देखा जाए, तब भी जियान के वीक
टैलेंट को मैच करने वाले बस कुछ ही लोग होंगे, इसलिए ऐसा इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल था। जियान चुपचाप से वॉइड में क्रॉस लेग बैठ जाता है, वो अपनी बॉडी की क्योटिक एनर्जी को स्थिर करने लगा था। फिर हम उसे अचानक से जमते हुए देखते हैं। वो भौं से कोड़ के बोलते हैं, मेरी कल्टिवेशन ये क्वाज़ी थर्ड रीइंकार्नेशन रैंक पे पहुंच चुकी है। लेकिन रीइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन कहाँ गई? उसकी ग्रोथ कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो फिर सोचता है शायद ये D1 पावर की वजह से है, जिसने मुझे सेकंड रैंक के पीक पे पहुंचा दिया है। फिर 36 रैंक होली फ्लेम को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं एक लेवल और ऊपर चला गया हूँ। और थर्ड रीइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन पावरफुल है, लेकिन हेवली एम्बर से फाइट करने के दौरान जियान के लिए ट्रिबुलेशन जैसी चीज ही बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। आखिरकार तब वो पीक फॉर्म में था, ऑलमोस्ट 6 रीइंकार्नेशन की पावर को पोजेस करते हुए। जियान को एक के बाद एक एहसास होते हैं। हालांकि इमोर्टल वर्ल्ड की इस जर्नी ने उसकी जान कई बार ले ली होती, लेकिन फायदे भी बहुत शानदार थे। वो बहुत जल्दी डीप कल्टिवेशन में एंटर कर लेता है। उसके सामने एक नीले रंग का कोर होता है, जिसका इस्तेमाल करके एल्केमी 9th रैंक में ब्रेकथ्रू किया जाएगा। इसी के साथ उसकी सोल ओरिजिन एनर्जी भी फाइनली ट्रू इमोर्टल रियम में जा पाएगी। सब कुछ आगे बढ़ रहा था, लेकिन असली टेस्ट ये भी बाकी होते हैं, क्योंकि जियान ने भले अपनी कल्टिवेशन की ट्रिबुलेशन को स्किप कर दिया हो, बट सोल इमोर्टल ट्रिबुलेशन और एल्केमिस्ट ट्रिबुलेशन के बारे में क्या, ये दोनों भी डरावनी होती हैं। 9th रैंक एल्केमिस्ट क्वाज़ी थर्ड रीइंकार्नेशन कल्टिवेशन और ट्रू इमोर्टल असेंशन रियम की सोल पावर, फिर एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर जो कंडेंस कर सकता है ऑलमोस्ट 6 लाख फॉर्मेशन पैटर्न्स को, और लास्ट में वो मेडिसिन पिल जो कि थर्ड रैंक होली फ्लेम को डिवॉर करने के लिए बनाई गई है। ये सब कुछ तैयार था। जियान एक बार खुद से बोलता है, थर्ड रैंक होली फ्लेम, मेरा बस इंतजार करो। ये बिल्कुल शांत होने से पहले जियान के आखिरी शब्द थे। उन अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स के बाद उसके सामने एक सच्चाई बिल्कुल साफ हो चुकी होती है, बिल्कुल निर्वाणा रिवर्स की तरह। जब डिफिकल्टीज को क्लियर करके वो ड्रैगन की तरह दोबारा राइज होगा, उसकी कॉम्बैट पावर एक सफोकेटिंग लेवल तक पहुंचने वाली है। सफोकेटिंग लेवल का मतलब है सांसों को थमा देने वाली पावर। लेकिन अगर आप उसका मतलब और भी अच्छे से समझना चाहते हो, तो फिर वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें न सिर्फ जियान इमोर्टल वर्ल्ड को टाटा बाय बाय कर रहा होगा, बल्कि उसे मिलेगी होली फ्लेम की न्यूज और होंगी बहुत सारी तैयारियां। फाइनली हमें मिलेगा लास्ट में एक सरप्राइज। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है और वो आज शाम को इसे देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप अर्लीस्ट एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन जो आज एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट सुनना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। मुझे लगता है आपको उसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम चलो अगले पार्ट में मिलते हैं।